नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और दूसरों से वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रवीण तेजराम जी धानुषकर। प्रवीण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आप कैसे प्रेरित हुए, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा जन्म महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में काटोल गांव में हुआ। मुझे बचपन से ही कलात्मक चीज़ों में रुचि थी। स्कूल टाइम से ही ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, मिट्टी से खिलौने बनाना, पुराने कपड़ों से पपेट बनाना, ये सब चल रहा था। मैं जब 9वीं कक्षा में था तब मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक सर है जो आर्ट क्लास लेते हैं, तो मैंने उनके क्लास में प्रवेश ले लिया। उनका नाम श्री राजेंद्र जी सोमकुंवर है और वो मेरे कला विश्व के पहले गुरु रहे हैं। मुझे कला जगत में लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने क्लास में ही मुझ में कुछ क्रिएटिव चीज़ों को नोटिस किया था और उनको लगा था कि ये फाइन आर्ट के लिए जा सकता है। मेरे आई बाबा और मेरे गुरु ने मुझे प्रेरित किया, बहुत सहयोग किया और मैंने शासकीय चित्रकला महाविद्यालय में एडमिशन लिया। तो जो बीएफए फर्स्ट ईयर का जो हमारा बैच था, तो वो 30 स्टूडेंट का एक बैच था और लकीली ऐसा हुआ था कि उसमें से 15 जो बच्चे थे, वो एटीडी किए हुए थे। मतलब आर्ट टीचर डिप्लोमा था 2 साल का, वो उन्होंने किया था। तो 15 बच्चे फ्रेशर थे जो 12 पास करके आए थे। तो एक हमारे जो क्लास में था, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था, हेल्दी एक कंपटीशन था और हमेशा ये रहता था कि यार ये ऑब्वियसली वो 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद में उनका काम बहुत अच्छा था। उनको पहले से शेड एंड लाइट का एक स्टडी था, ऑब्जर्वेशन था, कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम पता थी। तो उनके काम में वो दिखता था और हम कुछ थोड़ा पीछे रह जाते थे कि यार इनकी तरह होना चाहिए। तो हमेशा वो रहता था कि असाइनमेंट तो कंप्लीट करना ही है और अच्छी भी करना है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जैसे जो हमारे टीचर थे वो तो हमें सिखाते ही थे, लेकिन ये जो हमारे फ्रेंड्स थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो एक वो हो गया था कि यार इनको उनके पास में उनको क्रॉस करना है या उनके पास में जाके थोड़ा उनका वो हमसे नॉलेज शेयर करते थे। तो ऐसा होता था कि सैटरडे संडे फिर लैंडस्केप के लिए उनके साथ जाना या फिर कॉलेज के बाद में घर जाते-जाते स्केचिंग करते हुए जाना। तो ये इन इन सब का जो प्रभाव था वो काम में दिखने लगा, मतलब काम इम्प्रूवमेंट होने लगा काम में। और वो ये हो रहा था, फिर ऐसे करते-करते 1-2 साल निकल गए, फिर थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में फिर डिज़ाइन पिक्टोरियल से लेके फिर पेंटिंग में कन्वर्ट होने वाले थे हम लोग। पेंटिंग के बारे में पेंटिंग करने के लिए हम ये कर रहे थे कि समझ रहे थे कि किस टाइप से पेंटिंग किया जाता है, पेंटिंग में कन्वर्ट होता है हमारे स्केचेस को। तो वो टाइम पे थर्ड ईयर का समर था और हम कुछ स्टूडेंट लोगों ने प्लान किया था कि भारत भवन, हमें पता चला था कि भारत भवन एक ऐसी जगह है भोपाल में कि वहाँ आर्टिस्ट लोग एक साथ काम करते हैं स्टूडियो में और वहाँ पे प्रिंट मेकिंग का स्टूडियो है। तो हमने ऐसा प्लान किया कि 1-2 दिन के लिए हम जाके आते हैं, विज़िट करके आते हैं, कुछ आर्टिस्ट लोगों से मिल के आते हैं। तो हम भोपाल में गए, भारत भवन पहुँचे और वहाँ देखा, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था और वहाँ का जो काम कर रहे थे जो आर्टिस्ट लोग, उनसे बहुत प्रेरित हुए कि अ,
मतलब वहाँ पे 2 टाइप में, मतलब एक वो टाइम पे तो पेंटिंग का भी एक स्टूडियो था। कुछ हमारे नागपुर से भी बहुत सारे लोग वहाँ से थे, हमारे सीनियर, फिर उनसे मुलाकात हुई। फिर कुछ अलग-अलग राज्यों से कुछ आर्टिस्ट लोग थे, उनसे मुलाकात हुई। अ, फिर उनके काम देखा, तो ऐसा हुआ कि यार नहीं, यहाँ पे कुछ दिन तक काम करना चाहिए। तो प्लान तो 1-2 दिन का करके गए थे, तो फिर रिटर्न आए नागपुर। फिर ऐसे हुआ कि नहीं, वहाँ पे जाना चाहिए। कुछ दिन के बाद में एक 7-8 दिन के बाद में फिर से कुछ स्टूडेंट लोगों ने, एक 2-4 स्टूडेंट लोगों ने प्लान किया कि हम अभी काम करने के लिए भारत भवन जाएँगे, और ऐसा हुआ भी। हम 1 या डेढ़ महीने के लिए भारत भवन चले गए। वहीं पे उनका हॉस्टल था, हॉस्टल में रहते थे और काम करते थे। तो वहाँ पे जो ग्राफ़िक में काम करते थे तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट था। अलग-अलग आर्टिस्ट से बात करने के बाद में, अलग-अलग आर्टिस्ट लोगों का काम देखने के बाद में, तो वो हमारे काम में भी वो दिखने लगा था, मतलब इम्प्रूवमेंट एक दिखने लगा था। अ, वहाँ पे समझ में आया कि फ़ॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। मतलब हम जो करते हैं पिक्टोरियल में करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो उसको पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या हमारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को कैनवास पे कैसे उतारा जाता है, या कोई भी सरफेस पे कैसे उतारा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों से, मतलब आर्टिस्ट लोगों से मिलने के बाद ये थोड़ा क्लियर होते गया। अ, तो फिर वहाँ से एक डेढ़ महीने के बाद में हम रिटर्न आए। फिर हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया, फाइनल ईयर हुआ, और फाइनल ईयर पास आउट हो गए हम बीएफए से। और फिर ऐसा था कि अब नेक्स्ट क्या, तो एमएफए के लिए एडमिशन करते हैं। तो एक कॉलेज था कि मतलब यार, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में करते हैं एडमिशन, वहाँ पे ट्राई करते हैं। पता नहीं था नंबर लगेगा वहाँ पे, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा मुंबई जैसे सिटी में। तो कुछ बच्चों ने, हम क्लास के कुछ स्टूडेंट, उन्होंने सब ने फॉर्म भरा था। फिर इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू हुआ, तो वो टाइम पे मेरे पास में पेंटिंग से ज़्यादा ग्राफ़िक के बहुत सारे काम थे, क्योंकि मैं भारत भवन गया था, तो वहाँ पे ग्राफ़िक में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, लिथोग्राफ किया था, एचिंग किया था, वुडकट किए थे कुछ, मतलब कॉलेज के भी कुछ काम थे, तो वो प्रिंट मेकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होते गया। अ, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने काम देखा, तो मैंने फ़ॉर्म तो दोनों के लिए अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, कि या पेंटिंग में मिले या फिर ग्राफ़िक में मिले। तो इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने देखा कि पेंटिंग का काम मेरे पास में कुछ कम है, मतलब उनको जितना चाहिए था उनसे तो कम है, तो ग्राफ़िक में मेरे पास में बहुत सारा दिखाने के लिए बहुत सारे काम थे। तो उन्होंने ये किया कि ग्राफ़िक में अगर मिलेगा तो करोगे क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, कर सकते हैं ग्राफ़िक में। मुझे तो ऐसा था कि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में इंटर करना है, मुंबई में इंटर करना है, मुझे आर्ट फ़ील्ड को पास से देखना है। मैं आगे की सोच रहा था कि मुझे थोड़ा पास जाने का मौका मिलेगा आर्ट के, अगर मैं ये शहर में रहूँगा तो। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा फिर जेजे में ग्राफ़िक में ही एडमिशन हो गया, और फिर एक 2-3 साल मैं जेजे में प्रैक्टिस किया ग्राफ़िक में। और मुझे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में रहते-रहते गैलरीज़ को विज़िट करना या आर्टिस्ट लोगों से बात करना, इससे काम में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा, और मेरा ये जर्नी फिर चलता रहा। जी, प्रवीण भाई, हमारा दूसरा जो सवाल है वो हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह के विषय वस्तु को लेके आप काम करते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट, वहाँ से सब्जेक्ट मिलता है उनको। एक होता है हमारा नेचर, और दूसरा होता है समाज। तो
ये क्या होता है कि मेरा जो जर्नी था वो एक गाँव से स्टार्ट हुआ था और एक मेट्रो में आके थमा था। तो मैंने 1-2 अलग-अलग सोसाइटीज़ देखी थी। एक ऐसी सोसाइटी जो एक-दूसरे के बारे में जानती ही नहीं है। जानती भी है तो बहुत कम, मतलब इतना नहीं कि वो मतलब ये भी नहीं कर सकते कि गाँव का समाज कैसा होगा, या फिर गाँव वाले ये नहीं सोचते कि मेट्रो सिटी में कैसे एक समाज है। तो ये जो मेरा जर्नी था उसमें मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट को जन्म दिया था मेरे मन के अंदर में। और मेरी जो प्रैक्टिस में है तो ये सब निकल के आता है मेरे कैनवास के ऊपर, मेरे फॉर्म्स में, मेरे मतलब जो भी क्रिएशन मैं जो करता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरा मीडियम क्या होगा। वो मेरे लिए मतलब कोई भी एक मीडियम होता है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं जब भी कोई अपने थॉट को एक सरफेस पे या एक मीडियम में उसको उतारता हूँ, तो मैं पहले वो डिसाइड करता हूँ कि ये जो मेरा थॉट है ये कौन से मीडियम में मुझे मेरे व्यूवर्स तक जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये जो थॉट है मुझे वीडियो इंस्टॉलेशंस में करना चाहिए, तो मैं वीडियो इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो मैं ऐसा ये नहीं किया है कि नहीं मैं पेंटिंग ही कर रहा हूँ, या फिर मैं ड्राइंग ही कर रहा हूँ, या फिर मैं कलर में कर रहा हूँ या ब्लैक एंड, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थॉट प्रोसेस को ये मीडियम में जाना चाहिए। तो ये वो वैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर स्कल्पचर में मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें स्कल्पचर होना चाहिए, कुछ 3D जैसा दिखना चाहिए, तो मैं वो मीडियम यूज़ करता हूँ अपनी थॉट प्रोसेस के लिए। और मैं जब अभी जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो ह्यूमन टेंडेंसी को लेके, जैसे सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गया या ह्यूमन ड्यूअलिज़्म हो गया, ये सब मेरे काम में अभी अम, आते हैं। क्योंकि मैं जब ये करता हूँ, मतलब जब मैं ये स्टडी करता हूँ तो ये सब्जेक्ट को लेके, तो मुझे एक चीज़ महत्वपूर्ण लगती है कि हम इंसान 2 टाइप से एक सोचते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होता है नेगेटिव थिंकिंग। तो हम जब हमारे साथ में कुछ ऐसा होता नहीं है, जब हम सोचते कि मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया या बहुत अच्छा हो गया, तो वो स्थिर है, मतलब नेचर जो होता है वो स्थिर होता है। अ, खाली हमारी सोच बदल जाती है, हमको लगता है कि ये अच्छा हो गया तो एक पॉजिटिव थिंकिंग में लेते हैं और हमें अच्छा फ़ील होने लगता है। कभी हमको लगता है कि यार मैं नेगेटिव वे में लिया तो मुझे बहुत दुःख होता है कि यार, तो ये 2 अलग-अलग पहलू हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें सोचना चाहिए, कभी-कभी सोसाइटी भी ऐसे लेती है, मतलब हम एक बड़े समाज की बात करें तो हमारे समाज में भी ऐसा ही है कि हम अ बहुत ज़्यादा कभी तो एक नेगेटिविटी को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, एक डार्कनेस आता है। तो ये जो प्रोसेस में है तो मैं मेरे जो फॉर्म्स है तो इससे रिलेटेड ही होते हैं, जो डेली समाज में हुई घटनाओं को लेके है या ह्यूमन नेचर को लेके है। तो फिर ये इसका प्रोसेस होता है कि पहले ड्राइंग को, और मेरा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कितना ये इस फॉर्म को कितना सिंपल तरीके से अपने सरफेस पे उतारूँ इसको, ताकि मेरे व्यूअर्स को बहुत आसान जाए कि इसको समझना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में बहुत ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे सब्जेक्ट का वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं बहुत उसमें बारीकी से बहुत काम करूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कितना सिंपल उसको सिंपल वे में क्रिएट करूँ मेरे फॉर्म्स को। जी बिल्कुल, चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई रखा जाए, चीज़ें उतने आसानी से समझ में आती हैं। ये चाहे बात हो या आर्ट वर्क हो, चीज़ें उतने ही मायने रखती हैं जितने एक व्यूअर्स के ऊपर प्रभाव डालती हैं।
अच्छा, हम जानना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट्स को आप क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं और आपके काम में उसका कितना महत्व है, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मुझे हमेशा लगता है कि मैं नए-नए एक्सपेरिमेंट मेरे काम के साथ करता रहूँ और मैंने जो भी एकेडमिकली सीखा है उसका एडवांटेज लेके तो अ, ऐसा मैं हर बार कुछ नया करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो अभी ऐसा हुआ था कि मुझे ना एक प्रिंट मीडियम में बहुत थोड़ा एक काम करना है, क्या करें? तो मैंने वो ये किया था कि उम, मैं ऐसा सर्च कर रहा था कि मुझे पता चला कि एक लेज़र मशीन होता है, वो भी प्रिंट करता है, वुड के ऊपर कार्विंग करता है, बहुत सारे सरफेस के ऊपर। तो अब वो करने के लिए मशीन्स अवेलेबल नहीं है भी तो वो हमारे लिए क्यों काम करेंगे? ऐसा हो जाता है कि जिनके पास में है, तो मैंने सोचा कि मैं ही एक मशीन खरीद लेता हूँ ताकि मैं मेरा एक्सपेरिमेंट है वो जो मेरे ड्राइंग्स को है मैं वो लेज़र में इनग्रेव कर सकूँ या उसमें कटिंग कर सकूँ। तो मैं अभी जो मेरे जो थॉट्स है या कुछ मुझे ऐसे लगता था कि ये काम ये मीडियम के साथ में ये काम जाता है और इसमें अच्छा लगेगा, व्यूअर्स को पसंद आएगा। तो अभी जो मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैं लेज़र इंग्रेविंग में कर रहा हूँ। अपने जो ड्राइंग्स है, अपना जो क्रिएशन, अपने जो थॉट्स हैं, मैं वुड पे लेज़र इंग्रेविंग के द्वारा मैं इंग्रेव कर रहा हूँ उस पे। और ये टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट ऐसा है कि तुम मतलब आपका समय बहुत बच जाता है। मतलब आपको ये नहीं कि मतलब जैसे आपका आप जब कोई एक काम कर रहे हो जैसे मैंने एचिंग में किया तो वो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। फिर एसिड में उसको एचिंग करो, फिर इंटेग्लो करो, फिर उसका मशीन में प्रिंट करो। तो लेज़र में एक एडवांटेज है कि आप आपका एक ड्राइंग है और उसको एक आप डिजिटली एक सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो और फिर वो मशीन है, आप कमांड देते ही आप कितने भी उसके प्रिंट एक निकाल सकते हैं विदाउट मतलब कोई आपको मैन्युअली उसको चलाना नहीं है और आपके प्रिंट निकलते जाते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी ने हमको दिया है कि ये नहीं, ये भी हो सकता है। तो मैं मतलब जो भी है तो अभी मैंने तो कुछ फाइन आर्ट के प्राइवेट कॉलेज है तो उन्होंने भी अपने स्टूडेंट के लिए ये मशीन्स खरीदा है कि उनको भी ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले कि आर्टिस्ट भी इसमें काम कर सकते हैं लेज़र इंग्रेविंग में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हाँ, हमारे मतलब कॉलेजों में भी ये मशीन्स आना चाहिए ताकि जो भी प्रिंट में काम कर रहे हो, वो तो बहुत बढ़िया काम करेंगे उसमें। ये भी है अगर उनके हाथ में लग गया ये मशीन कि मतलब अपना प्रिंट को लेके, तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस मशीन को लेके। तो मैं अभी इसमें एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कि मतलब मेरा जो काम है कैसे उभर के आता है उसमें। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हमें करना ही चाहिए और दर्शकों जो भी देख रहे हैं, अगर आपको उसके विषय में, उस मशीन के विषय में और कुछ जानकारी हासिल करनी है तो आपको प्रवीण जी से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। और मुझे एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि आर्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपके लिए आर्ट क्या है? मेरे हिसाब से कला ये समाज का प्रतिबिंब ही है। मतलब कोई भी कलाकृति हो, जैसे पेंटिंग हो, नाट्य हो या सिनेमा हो, ये समाज समाज से ही आता है, समाज के लिए ही होता है। और सभी कलाकार ये प्रयास करते हैं कि अ, इससे समाज में कुछ परिवर्तन हो या कुछ बदलाव आ जाए या कुछ अच्छा हो उससे।
उनका मतलब ये नहीं रहता है कि इससे कुछ मतलब नेगेटिव मैसेज जाए। कभी-कभी होता है कि समाज के सोचने में वो आ जाता है कि नेगेटिव वेज़ में ले लेते हैं, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार अपना एक दायरा रखता है कि वो अपनी कलाकृति को समाज तक अच्छे अच्छे तरीके से लेके जाए। जी बिल्कुल, सभी कलाकारों का उद्देश्य तो होता ही है, परंतु कई जगह ऐसे होता है कि कला के क्षेत्र में भी बहुत तरह के अलग-अलग तरह के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। वह बहुत अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है, तो उस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर अपना पक्ष रखिएगा। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स समाज के लिए किया जाए तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, और वो अगर उसमें स्वार्थ हो तो वो सबसे बुरी भी हो सकती है। और ये सभी क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं कि इसका पर्टिकुलर कोई क्षेत्र नहीं है। छोटी जगह से लेके बड़ी जगह तक सब जगह होता है। और लेकिन कलाकारों को इसका मतलब जो है उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है। काम करने वाले काम करते रहेंगे। काम पे कोई असर नहीं होता है इसका। और ये ह्यूमन नेचर के अंदर इनबिल्ट है ये सिस्टम। थोड़ा लालच है, थोड़ा स्वार्थ है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। इसे हम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है या उसके साथ हो रहा है, तो ये चलता रहेगा। उससे थोड़ा ऊपर आके सोचना पड़ेगा हमें। उसका हमारे मतलब काम पे भी उसका परिणाम नहीं होना चाहिए। तभी जाके वो चीज़ ठीक से हो पाएगी। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं ये उन लोगों को भी ज़रूर समझ में आए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और अंत में हम जानना चाहते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं आर्ट के फील्ड में, या सेल्फ थॉट जो भी आर्टिस्ट हैं जो कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सभी स्टूडेंट को मेरा धन्यवाद, और आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसे आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है तो उसके साथ में कोई ऐसा मतलब एक स्किल भी अपने आप में डेवलप करें, ताकि जब भी आप पास आउट हो जाओ कॉलेज से तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे आप पास आउट होते हो तो आपको सडनली अगर चांस नहीं मिलता है, जैसे गैलरीज़ में चांस नहीं मिलता है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो आपको फ्रस्ट्रेशंस नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका काम रुक जाएगा। और अगर आपके पास में कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा कोई स्किल अपने आप में डेवलप करें, पढ़ते मतलब एकेडमिक आपका चल रहा है तभी आप डेवलप कर लें। जैसे फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, वीडियोग्राफ़ी हो गया, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हो गए, इलस्ट्रेशन में काम करना, या बहुत सारा ऐसा मार्केट में काम अवेलेबल है। जैसे हम उसमें बहुत सारा कर सकते हैं, और आर्टिस्ट एज़ एन आर्टिस्ट हम बहुत अच्छा-सा स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी सामाजिक जो सुरक्षा है वो भी बनी रहेगी, और आपके परिवार का जो ज़िम्मेदारी है वो भी आप निभा सकते हो, और एक अच्छे माइंड से आप काम भी कर सकते हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत सारा फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है, तो वो सोचने में ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपने जो सोचा है काम करने का वो रह जाएगा। तो मेरे सभी स्टूडेंट से यही मतलब विनती है कि ऐसा मतलब अच्छे से काम करे, कोई स्किल ऐसा एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करे। और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगाकर सुना।
और आप लोग लगातार इस चैनल पर बने हुए हैं। हमारे थोड़ी व्यस्तता के कारण व ट्रैवल के कारण हम जो कंटिन्यू एक प्रतिदिन जो प्रोग्राम लेके आ रहे थे उसमें थोड़ा सा व्यवधान हुआ है। वो 10 अप्रैल के बाद से वो सुचारू रूप से चालू होगा। तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें वीडियोस को। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी ये हो, कमेंट बॉक्स में पूछें तो प्रवीण भाई उसका ज़रूर जवाब देंगे। और कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। उनके काम के विषय में भी आप बातचीत कर सकते हैं। आप किसी और के विषय में भी बातचीत करना हो, कोई और वीडियो पर भी आपकी बातचीत करनी हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आर्टिस्ट वो रेगुलर देखते रहते हैं। तो आप दूसरों से शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके आप इन सब बातचीत से अपने जो भी अनुभव आप चाहते हैं वह किसी आर्टिस्ट से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके काम के विषय में बातचीत करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप ज़रूर कर सकते हैं और आप उस विषय में आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स करना ना भूलें। बिल्कुल ज़रूर कमेंट कीजिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ हम बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।